एंड हरि। हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड डिस्कस किया था, इन विच आई टोल्ड यू पीपल अबाउट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस, दैट वाज द सेंट्रल एशियन थ्योरी एंड दैट वाज गिवन बाय द जर्मन स्कॉलर मैक्स म्यूलर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से सेंट्रल एशिया से जब आर्यंस ने माइग्रेट किया और ईरान के थ्रू हिंदू कुश माउंटेन्स को उन्होंने क्रॉस किया और अफगानिस्तान के थ्रू वो सप्त सिंधु एरिया में आकर सेटल हो गए थे। सप्त सिंधु एरिया इंडिया में, दैट इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दैट इज द एरिया ऑफ द 7 रिवर्स। वन वाज द इंडस, then 5 rivers of Punjab, Jhelum, Chenab, Satluj, Vyas, Ravi, and 6 was the Saraswati, and that was the area of the 7 rivers, इसलिए इसको सप्त सिंधु भी बोला जाता है। तो आर्यंस ने इस एरिया को ऑक्यूपाइड किया था स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है आउटलाइन, दैट इज द मैप ऑफ इंडिया ग्रीन लाइन से। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है दैट इज द एरिया ऑफ द पाकिस्तान, दैट इज इन बिटवीन दिस ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, and in between the red line and this green line that is Afghanistan area. But during those particular time of the Vedic age there was no concept of Pakistan and Afghanistan. That was the entire area which was occupied by the Aryans in the early Vedic age. That was the time period of the 1500 BC. तो उनका जो एरिया था ये काबुल में का जो रिवर है दैट उसको आज इसको काबुल रिवर बोला जाता है, पहले इसको खुब्बा रिवर बोला जाता था, KHUBA खुब्बा रिवर। तो खुब्बा रिवर जो लेफ्ट में है और इधर वेस्ट में और ईस्ट में ये गंगा रिवर है, ब्लू कलर से जो आपको दिखाई दे रही है रिवर, ये गंगा रिवर है। तो ये गंगा रिवर और ये खुब्बा रिवर के बीच का जो एरिया था दैट एरिया वाज नोन एज द सप्त सिंधु एरिया एंड दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय द आर्यंस। तो अब इसके अंदर ये इंडस रिवर दिखाई दे रही है आपको ब्लू कलर से जो रिवर दिखाई दे रहा है ये इंडस है, उसके साथ ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और ये सतलुज। तो ये एरिया जो था ये सप्त सिंधु एरिया था जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ था आज के टाइम का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एरिया। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाज देयर, राजस्थान वाज देयर, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, होल ऑफ पाकिस्तान और साउदर्न अफगानिस्तान का एरिया। तो ये जो एरिया था दैट वाज द एरिया ऑफ द सप्त सिंधु एरिया इन बिटवीन द रिवर खुब्बा, काबुल रिवर एंड द गंगा रिवर इन ईस्ट और वेस्ट में ये एरिया था जिसमें मैंने आपको बताया राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान और साउदर्न अफगानिस्तान का एरिया था। इस एरिया में वो लोग आकर सबसे पहले बस गए थे, सेटल हुए थे। अब इस एरिया में जब वो रहे तो हमें इसकी यहाँ की सोशल कंडीशंस को पढ़ना है कि जब आर्यंस आए तो उनकी सोसाइटी कैसी थी, किस तरह से उनकी सोशल लाइफ क्या थी, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। लेटर क्लासेस में फिर हम इनकी पॉलिटिकल कंडीशंस को, इनकी पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ को डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे कि अर्ली वैदिक एज जो 1500 बीसी से 1000 बीसी है और लेटर वैदिक एज 1000 से 600 बीसी है, सोशल लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए, हाउ द सोशल लाइफ वाज इन द अर्ली वैदिक एज फ्रॉम 1500 टू 1000 एंड हाउ इट बिकम चेंज्ड from 1000 to 600 BC. So that was the entire society. Similarly, the entire polity of early Vedic and later Vedic age we will discuss, then economy we will discuss, and then the religion will be discussed here. In this class, here we are going to discuss the society. और उनकी जो सोशल लाइफ थी इस एरिया में जो लोग रहते थे, आर्यंस जो थे, दैट इज द मैन ऑफ द नोबल फैमिली। इट्स अ संस्कृत लैंग्वेज वर्ड, आर्य मींस मैन ऑफ नोबल फैमिली। तो इनकी सोसाइटी और सोशल लाइफ इनकी कैसी थी, तो देखिए स्टूडेंट्स ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था और पैट्रियार्चिकल सिस्टम को फॉलो करते थे। पैट्रियार्चिकल सिस्टम मतलब एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वाज द हेड ऑफ द फैमिली और फादर जिनको बोला जाता था और जिसमें कुल और डिफरेंट कुल्स होते थे यहाँ पर, और हेड ऑफ द फैमिली दैट वाज द नोन एज द कुलपति, दैट वाज आल्सो नोन एज द गृहपति और दंपति भी उनको बोला जाता था, हेड ऑफ द फैमिली जो होते थे। और फादर का जो बिहेवियर होता था वो बहुत पोलाइट और इम्पार्शियल होता था फैमिली मेंबर्स के साथ, पोलाइट भी होता था और इम्पार्शियलिटी होती थी, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती थी। और उसके साथ साथ स्ट्रिक्टनेस और पनिशमेंट्स का भी कंसेप्ट होता था, जैसे कि ऋग्वेद में आता भी है कि वन पर्सन, ए फादर ब्लाइंडेड हिज ओन सन बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, ए वुल्फ अटैक्ड ऑन द शीप्स ऑफ द फैमिली। तो इस या एक इंस्टेंस आता है कि व्हेन द सन बिकम एक्स्ट्रावेगेंट एंड ही वाज आल्सो ब्लाइंडेड बाय द सन। तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉलिटिक इसमें फैमिली के अंदर पोलाइटनेस भी थी,
यूनिटी भी थी, उसके साथ साथ इम्पार्शियलनेस थी और पनिशमेंट का भी कंसेप्ट हुआ करता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम थी और उसमें 30 to 40 मेंबर्स एक साथ रहते थे। फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, नेफ्यू, कजिन्स, ये सब लोग मिलकर रहते थे। और जॉइंट फैमिली सिस्टम को क्यों फॉलो करते थे? क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है और एग्रीकल्चर में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, टेलिंग से लेकर सोइंग, वाटरिंग, हार्वेस्टिंग, मैन्योर्स देना, फिर विनोइंग करना, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर और उसमें हमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है। तो दैट्स व्हाई दे फॉलो द कांसेप्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज देयर। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी और ज्यादा उनको मैन पावर चाहिए होता था, इस वजह से वो एग्रीकल्चर को फॉलो करने के लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम को रखते थे। एंड गेस्ट्स वर ऑलवेज वेलकम, गेस्ट को वो बहुत वेलकम करते थे। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, पैट्रियार्चिकल सिस्टम था। हेड ऑफ द फैमिली वाज द मेल मेंबर बिकॉज द फैमिली वाज द पैट्रियार्चिकल सोसाइटी। देन ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि उनकी फैमिली इस तरह की होती थी, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा पोजिशन ऑफ द वीमेन। तो पोजीशन ऑफ द वीमेन वाज वेरी मच गुड इन द अर्ली वैदिक एज और वीमेन्स जो थी उनको एजुकेशन भी दी जाती थी और सम स्कॉलरी वीमेन्स भी थी इस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे घोषा, अपाला, विश्वेश्वरा, लोकमुद्रा, दोज हु यूज्ड टू टेक पार्ट इन द रिलीजियस डिस्कोर्सेज विद द इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। तो पोजीशन ऑफ द वीमेन वाज वेरी मच गुड। देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगैमी होता था लेकिन मोनोगैमी जनरल रूल होता था। स्वयंवर भी होता था, where the women were free to choose their grooms. Then sati concept was not there, parda concept was not there. In brief, we can say that the position of the women was very much good in the early Vedic age और widow remarriage भी होती थी। widow remarriage particularly जो जैसे कोई अगर widow हो जाती थी कोई लेडी तो उसका जो husband के जो brother होते थे उन्हीं के साथ उनकी marriage करने को प्रेफर किया जाता था in order to have a son because it was a patriarchal society and the birth of the son was always welcome, and that practice in which the widow women used to marry the husband or used to marry the brother of the deceased person or the husband, that concept was known as, that whole ceremony was known as the niyog. So in brief we can say that the position of the women was very much good in the time of the early Vedic age. Then we talk about the diet of that of the Vedic Aryans. Diet was both, veg was there and the non-veg was also there. Basically their veg diet was based on the milk and the milk products, including the butter was there, ghee was there, curd, vegetable, fruits. So vegetable and fruits, and that was the vegetarian diet. Besides this, non-vegetarian was also there. Fishes, they used to take the fish, also consumed fish, birds, mutton and even beef was also there. जब हम beef की बात करते हैं तो दो terms हम इसमें discuss करते हैं. One was the अघन्या. कौन से टर्म हम यूज करते हैं डाइट्स में? अघन्या was there, AGHANYA. तो अघन्या का मतलब होता है काउस को किल्ड नहीं करना है, नॉट टू किल्ड द काउस. तो अघन्या का टर्म भी आता है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी टर्म जो है गोहंता, ये टर्म भी हम लोगों को ऋग्वेद में मिलती है. गोहंता मीन्स, इसका मतलब they consume beef also. तो उसमें in order to please their guest occasionally they used to kill the cows also. That was the term gohanta. Otherwise they followed aghanya, not to be killed. Then we will discuss the dresses. What type of the dress code they used to follow. तो cotton dresses भी होती थी, wool dress was also there, ऊन की बनी हुई cotton का, animal skins भी वो लोग यूज करते थे. After that कुछ जगह पर हम लोगों को एक सिल्क का भी यूज होता था ओकेजनली, जिसको जार बोला जाता था. TSAR, जार का जो मटेरियल बना होता था, सिल्क का जो बना होता था, उसको भी वो लोग एज ए ड्रेसेस यूज करते थे. ड्रेसेस के बाद फिर उनकी जो तीन इंपॉर्टेंट ड्रेसेस होती थी. वन वाज द नीवी, दैट वाज द अंडरगारमेंट. आफ्टर दैट नीवी वाज देयर वाज द वासा. वासा जस्ट लाइक द प्रेजेंट डेट धोती, और उसको परिधान भी बोला जाता था. तो नीवी वाज देयर, वासा, एंड वासा वाज फॉलोड बाय द अधिवासा और अपर गारमेंट जिसको बोलते थे, जस्ट लाइक ए कोट होता था वो. तो वासा, अधिवासा एंड नीवी, दैट वाज देयर इंपॉर्टेंट ड्रेसेस. देन वी हैव टू डिस्कस, और ड्रेसेस के साथ साथ उनके जो ऑर्नामेंट्स थे, बोथ मैन एंड वीमेन यूज द इयररिंग्स, लेकिन आर्मलेट्स, नेकलेसेस और एंकल्स ये सिर्फ लेडीज यूज करती थी. तो दैट वाज देयर ऑर्नामेंट्स. Then we will discuss the means of amusement. तो उनके जो means of amusement में उनके जो मनोरंजन के क्या क्या साधन होते थे, उसमें डांसिंग, सिंगिंग, चैरियट रेसिंग, रथों की दौड़ वो लोग करवाते थे. चैरियट रेसिंग was there, gambling, the game of dice was there, then wrestling was there, flute, ड्रम, ये सब चीजें वो लोग, ड्रमिंग करना, ये सब वो अपने
मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट में यूज करते थे। नेक्स्ट लास्ट इज द इम्पोर्टेंट इज द कास्ट सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, the concept of caste system was definitely not there in the early Vedic age. That was the time period of the 1500 BC to 1000 BC. There was no concept of caste system. और जो पूरी नॉलेज हमें मिलती है अर्ली वैदिक एज की, जो 500 साल का पीरियड है अर्ली वैदिक का, 1500 BC से 1000 BC अर्ली वैदिक, और 1000 से 600 BC है लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक एज की जो पूरी नॉलेज है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद का जो कंसेप्ट है 10 मंडल्स में लिखा हुआ है ऋग्वेद, 10 मंडल्स और 10 बुक्स में। तो फर्स्ट मंडल 1500 BC से लिखना शुरू हुआ, और 10th मंडल जो था, लास्ट बुक 10th बुक जो थी, वहां तक आते आते 500 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो इनिशियल स्टेजेस जो है 1500 BC से 1000 BC 500 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, उसमें कास्ट सिस्टम का कोई कंसेप्ट नहीं था। द पीपल वर कंप्लीटली फ्री टू गो फॉर एनी जॉब्स, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। उनके ऊपर ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं था कि आप इस कास्ट में आपने जन्म लिया है तो आपको यही पर्टिकुलर वर्क या जॉब करना है, क्योंकि कास्ट ही नहीं थी। जब कास्ट नहीं थी तो कास्ट का कोई फोर्स भी नहीं होगा। तो उसमें वो लोग क्या करते थे, वी हैव इंस्टेंसेस इन द ऋग्वेदा दैट इन वन पर्टिकुलर फैमिली देयर वर द फिजिशियंस आल्सो, टीचर्स आल्सो, फार्मर्स आल्सो एंड ए लिटिल बिट ऑफ ट्रेडर्स आल्सो। तो एक ही फैमिली में डिफरेंट जॉब्स, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन करने वाले लोग होते थे। इसका मतलब कास्ट सिस्टम वहां पर नहीं था, और पीपल वर कंप्लीटली फ्री टू गो फॉर एनी जॉब, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। लेकिन लेटर वैदिक एज में 1000 तक से आते आते जब 1000 BC स्टार्ट होता है और वो ऋग्वेद का लास्ट मंडल और लास्ट बुक भी लिखी जा रही है, तो उसमें एक थ्योरी आती है पुरुष सुक्ता थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम का एमरजेंस हुआ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में सोसाइटी जो थी 4 कास्ट में डिवाइड हो गई। बट दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द लेटर वैदिक एज फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC। 1000 BC से पहले अर्ली वैदिक एज में कास्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सोसाइटी ऑफ द अर्ली वैदिक एज। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्यंस ने कैसे नॉर्थ ईस्ट में सब सिंधु एरिया को ऑक्यूपाई किया, जो कि खुब्बा रिवर से लेकर गंगा रिवर वैली तक फैला हुआ था। उनका एरिया सब सिंधु का एरिया था, जिसमें आज का टाइम में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को उन्होंने कंप्लीट किया था। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान और साउदर्न अफगानिस्तान का एरिया था। दैट वाज द होल एरिया ऑफ द सप्त सिंधु एरिया। यहाँ पर आर्यंस रहते थे, और उनकी जो सोसाइटी थी उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम, पैट्रियार्चिकल सिस्टम था, किस तरह से जॉइंट फैमिली थी, पोजीशन उन्हें वाज वेरी मच गुड, उनकी डाइट कैसी होती थी, ड्रेसेस क्या थी, मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट और कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लेटर वैदिक एज की सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।